सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक बिल्कुल फ्लॉलेस गिबली स्टाइल आर्ट बन जाए, या किसी लेजेंडरी सिंगर की आवाज की ऐसी सटीक नकल हो कि असली और नकली का फर्क बताना नामुमकिन हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस हैरानकुन और सच कहूं तो थोड़े डरावने रूप की तरफ, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तेजी से आगे बढ़ती इस टेक्नोलॉजी ने कलाकार के वजूद और उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। क्या आने वाले वक्त में इंसानी क्रिएटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी अनकंफर्टेबल रियलिटी है जिसका सामना अब इंसानियत को करना ही होगा। लेकिन इस पूरे खतरे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है जब हम मशहूर लेखक मार्क ट्वेन के इस फिलोसॉफिकल विचार पर गौर करते हैं। उनके मुताबिक इस दुनिया में नया विचार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जी हाँ, उनका मानना था कि इंसानी इनोवेशन असल में बीते हुए कल के आइडियाज का ही एक रीमिक्स रहा है। अब इसको समझने के लिए बचपन से ही हमारे दिमाग की कंडीशनिंग किस तरह होती है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मेंटल कलाइडोस्कोप की तरह काम करता है। जिस तरह एक कलाइडोस्कोप में पुराने और रंगीन मोती हिलने पर नए और आकर्षक पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग पहले से मौजूद विचारों को आपस में जोड़कर उन्हें हिलाकर बिल्कुल नए आइडियाज का रूप देता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिल्कुल इसी कलाइडोस्कोप वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा डीमिस्टिफाई करें तो इनके अंदर इंसानी ज्ञान का एक विशाल डेटा डाला जाता है। ये मॉडल्स उस डेटा में छुपे पैटर्न्स को पहचानते हैं और फिर उसी के आधार पर एक बेहतरीन नकल तैयार करके आउटपुट दे देते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है। और यहीं पर समाज का एक बहुत बड़ा और कड़वा दोहरा रवैया सामने आता है। देखिए, एक तरफ जब आर्ट और फिल्म स्कूल्स में स्टूडेंट्स सत्यजीत रे, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी या वैन गैगो के काम को गहराई से पढ़ते हैं और उनकी नकल करते हैं, तो सोसाइटी उसे बड़ी शान से इंस्पिरेशन कहती है। लेकिन वही काम जब एआई सर्वर रूम्स में गिबली, टैगोर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के डेटा के साथ होता है, तो उसको इमिटेशन या सस्ती नकल बोलकर कोसा जाता है ना कमाल की बात। अगर हम सिनेमा के इतिहास को उठाकर देखें तो बड़े बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने हमेशा खुले तौर पर ये माना है कि उनका सबसे चर्चित काम पुराने मास्टर्स की टेक्निक से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। मनी कॉल का रॉबर्ट ब्रेसन से प्रभावित होना, क्वेंटिन टैरेंटिनो का सर्जियो लियोनी की टेक्निक्स को अपनाना, या अनुराग कश्यप की देवडी में ओम दरबादार की झलक दिखना, इन्फ्लुएंस तो हमेशा से ही आर्ट की बुनियाद रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि कमर्शियल सिनेमा पिछले कई दशकों से इंसानी कॉपीकैट्स का ओपनली इस्तेमाल कर रहा है। लाल सिंह चड्ढा हो, गजनी या जो जीता वही सिकंदर, बिना किसी नए और ओरिजिनल थॉट के पूरी की पूरी कहानियां और सीन्स सीधे पुरानी फिल्मों से उठाए गए हैं। तो ऐसे में कॉपी करने का सारा इल्जाम अचानक सिर्फ एआई पर थोप देना भला कहाँ तक सही है? इस विश्लेषण का अगला और बहुत जरूरी हिस्सा है द कॉर्पोरेट कंटेंट फैक्ट्री। यहाँ क्रिएटिव रेसिपी को पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाता है। असल में एआई से भी बड़ी एक समस्या है जिस पर कम बात होती है, और वो है बड़ी एंटरटेनमेंट कॉरपोरेशंस द्वारा चलाई जा रही ये कॉर्पोरेट कंटेंट फैक्ट्री। बड़े स्टूडियोज आज सिनेमा को एक फास्ट फूड फ्रेंचाइज की तरह चलाते हैं। वही पुराने कैमरा एंगल्स, हीरो के आने का वही घिसा पिटा तरीका, रेपिटेटिव सीन्स और सबसे बड़ी बात, रिस्क लेने से डरने वाले स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स। ये सब फैक्ट्री फिल्म्स के लक्षण हैं जहां आर्टिस्टिक सोल की कोई जगह ही नहीं बची है। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक क्लियर टाइमलाइन सामने आती है कि जब भी इन बड़े कैपिटलिस्ट को अपना खर्चा कम करना होता है, टेक्नोलॉजी ने बड़ी बेरहमी से मैकेनिकल लेबर की जगह ली है। 19वीं सदी में स्केच आर्टिस्ट की जगह कैमराज ने ले ली, फिर अकाउंट्स के काम में कंप्यूटर्स आ गए, और आज लाइव म्यूजिशियंस की जगह प्रोग्राम्ड म्यूजिक और फैक्ट्री वर्कर्स की जगह एआई ले रहा है। इसलिए इस पूरे सिचुएशन का सच ये है कि असली लड़ाई इंसान और मशीन के बीच है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली संघर्ष तो प्रॉफिट कमाने की होड़ में लगी उन विशाल कॉरपोरेशंस और आम कलाकार के बीच है। ये कॉरपोरेशंस सिर्फ अपनी प्रोडक्शन लाइंस में इंसानी मजदूरों को हटाकर सस्ती टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहती हैं। अब आते हैं इस मुद्दे के एक थोड़े अलग और पॉजिटिव पहलू पर, द इररिप्लेसेबल ह्यूमन एलिमेंट। आखिर ऑथेंटिक आर्ट सर्वाइव कैसे करता है?
यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट तब देखने को मिलता है जब हम उस आर्ट की बात करते हैं जिसे एआई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर सकता। एक सच्चे कलाकार और एक एल्गोरिथम के बीच का सबसे बड़ा अंतर है निजी अनुभव और ऑथेंटिसिटी। जिंदगी के दर्द को, एम्पैथी को और इस दुनिया की आम उलझनों को गहराई से महसूस करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई मशीन कभी अपने कोड में नहीं डाल सकती। और यही वजह है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आज भी पूरी तरह से इररिप्लेसेबल हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म्स में झलकती एम्पैथी और डार्क वर्ल्ड व्यू हो, दिबाकर बैनर्जी का हर बार नए अनुभवों से फॉर्मूला तोड़ना हो, या फहद फासिल के खुद के अनुभवों पर आधारित शानदार प्रोजेक्ट्स, ये सब किसी बॉक्स ऑफिस का मैथ सॉल्व करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनके यूनिक लिव्ड एक्सपीरियंसेस और इस समाज को चैलेंज करने की आग से पैदा होते हैं। मशहूर फिल्म मेकर जिम जामुश का एक बहुत खूबसूरत विचार है कि सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को चुराओ जो सीधे तुम्हारी आत्मा से जुड़ते हों। असली आर्ट बनाने के लिए इस दुनिया को ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है, हर जगह से प्रेरणा लेनी पड़ती है, लेकिन सबसे जरूरी बात, उस प्रेरणा को अपने खुद के एक सोलफुल और डिस्टिंक्ट नजरिए से फिल्टर करके बाहर लाना पड़ता है। तो अब सवाल आता है, आगे का रास्ता क्या है? एआई एज द अल्टीमेट टूल, जो एक आम इंडिविजुअल को आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम इस पूरे मुद्दे को ऑथेंटिसिटी और निजी अनुभव के नजरिए से देखते हैं, तो एआई अचानक एक खतरे से बदलकर एक अकेले क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये इतनी तेजी से रेपिटेटिव मैकेनिकल कामों का समय बचा लेता है कि अब अकेले काम करने वाले आर्टिस्ट्स भी करोड़ों के बजट और बड़ी टीम्स के बिना अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। चाहे वो बच्चों की कोई किताब इलस्ट्रेट करना हो या अकेले दम पर एक पूरी एनिमेशन फिल्म बनानी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही निकल कर आता है कि आने वाले वक्त में क्रिएटर्स को वक्त के साथ अडैप्ट करना होगा, खुद को अपस्किल करना होगा। उन रिपेटिटिव और मैकेनिकल जॉब्स को बचाने की एक हारी हुई लड़ाई लड़ने के बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी यूनिक आवाज़ को और भी बुलंद और आकर्षक बनाना होगा। आखिर में एक जरूरी सवाल अपने जहन में जरूर रखिएगा। भविष्य का ये कैनवस अभी पूरी तरह से खाली है। ये तय करना इंसानियत और खुद दर्शकों के हाथ में है कि क्या हम इस हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की सस्ती नकल करने के लिए करेंगे, या फिर इसके जरिए अपने सबसे ऑथेंटिक, सबसे निजी इंसानी अनुभवों को एक बिल्कुल नई ऊंचाई देंगे। जवाब हमें ही ढूंढना है।